गुड मॉर्निंग क्लास 11th स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले वीडियो जो हैं पी ब्लॉक से हम लोगों ने कंप्लीट कर रखे हैं। अब हम लोग अगला चैप्टर जो कि 11th क्लास के लिए और स्पेशली आगे 12th क्लास के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। इसकी तरफ हम लोग वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं। इसके हर एक टॉपिक को आप लोग बहुत अच्छे से करना, क्योंकि स्पेशली बेसिक कॉन्सेप्ट हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 11th में डिस्कस करते हैं और इसका जो मेन यूज़ है ये अगली साल 12th में है। तो इस साल भी इसके वेटेज तो हैं ही, 8 नंबर 10 नंबर 7-8 नंबर तक के वेटेज हैं। इस चैप्टर के 7 मार्क्स के स्पेशली वेटेज हैं, लेकिन इसके बेसिक कॉन्सेप्ट ऑर्गेनिक में हर जगह इम्प्लीमेंट होंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक की तरफ हम लोग मूव करेंगे। 10th क्लास में थोड़ा सा चैप्टर आप लोगों के सामने पहले से ही आप जानते हो, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कुछ चीज़ें उससे मैच करेंगी और काफ़ी चीज़ें यहाँ पर हम लोग नया डिस्कस करेंगे। काफ़ी टॉपिक ऐसे हैं जो न्यू हैं। सबसे पहले तो यूँ समझ लीजिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग से केमिस्ट्री में एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नीड क्यों है। जैसा कि आप सबको पता ही है कि कार्बन कंपाउंड काफ़ी ज़्यादा हैं, उसकी कार्बन का अपना वर्सेटाइल नेचर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और इसलिए हम लोग अलग से एक पूरी केमिस्ट्री डिस्कस करते, केमिस्ट्री का कह सकते हो कि ब्रांच बना दिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से, और इसमें कार्बन कंपाउंड की स्टडी होती है। तो हमारे सामने जो पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो हम डेफिनेशन देते थे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द केमिस्ट्री ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, ये हम लोग एक बेसिक वे में डिस्कस करते थे। लेकिन यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि एक्सेप्ट मेटल कार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट्स या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, CO, CO2, CH2 एक्सेट्रा, यानी ये सब ऐसे कंपाउंड हैं, मेटल का कार्बोनेट्स हैं, मेटल के बाइकार्बोनेट्स हैं, CO है, CO2 है, CH2 है, इन सब में कार्बन तो है, लेकिन ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट नहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंड हम इनको कंसीडर नहीं करते। ये सब इनऑर्गेनिक सोर्स से मिलते हैं, इसलिए इनको हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम देते हैं। आज के टाइम में जो हमारे पास मॉडर्न डेफिनेशन स्पेशली है, वो द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी हैं ये सब या तो हाइड्रोकार्बन्स हैं या हाइड्रोकार्बन से बने हैं। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं आपको पहले से ही पता है कि हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड्स। तो जो हमारे नेचुरली अकरिंग प्रोडक्ट्स हैं ज़्यादातर केस में, या तो वो हाइड्रोकार्बन्स हैं, जैसा कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो कि देखा जाए ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेन सोर्स है, और काफ़ी कंपाउंड ऐसे हैं जो हाइड्रोकार्बन से डराइव होकर के बने हैं। तो आज के टाइम में अगर आपसे कोई मॉडर्न डेफिनेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पूछेगा तो आपको ये डेफिनेशन ध्यान रखना है, द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। अब इसके आगे देखा जाए, सबसे पहले तो ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेटेड एक थियरी दी गई थी, वाइटल फोर्स थियरी, कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू या लिविंग सेल के थ्रू ही बनाए जा सकते हैं। नॉन लिविंग के थ्रू या लैब में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। तो ये थियरी वाइटल फोर्स थियरी है और इसको बर्जीलियस ने दिया था। बर्जीलियस, अ स्वीडिश केमिस्ट, प्रपोज्ड दैट synthesis of organic compounds within the plants and animals required some mysterious force। इसी मिस्टीरियस फोर्स को हम लोगों ने वाइटल फोर्स का नाम दिया था। दिस फोर्स वाज कॉल्ड वाइटल फोर्स एंड द थियरी वाज रिफर्ड टू एज वाइटल फोर्स थियरी। बर्जीलियस ने ऐसा माना था, एक स्वीडिश केमिस्ट थे काफ़ी समय पहले, इन्होंने ऐसा माना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड केवल लिविंग सेल में, स्पेशली प्लांट्स एंड एनिमल्स में बन सकते हैं इनके पास, क्योंकि एक मिस्टीरियस पावर है, फोर्स है, और उसी फोर्स को वाइटल फोर्स नाम दे दिया गया और इस थियरी को वाइटल फोर्स थियरी दे दी गई। काफ़ी टाइम तक ये थियरी करेक्ट रही,
इसका कोई लोगों के दिमाग में ड्रॉबैक नहीं आया। बाद में एक वाइटल फोर्स थ्योरी रिसीव अ ड्रॉबैक इन 1828 व्हेन फ्रेडरिच बोहलर अ जर्मन केमिस्ट obtained urea, an organic compound, from ammonium cyanate, an inorganic compound। यानी वाइटल फोर्स थ्योरी को सबसे पहले देखा जाए ड्रॉबैक उस समय इसमें डेवलप होने लगा जब 1828 में फ्रेडरिच बोहलर जो कि एक जर्मन केमिस्ट थे, इन्होंने यूरिया का फॉर्मेशन किया लैब में अमोनियम साइनेट यानी एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट करके। अब इसमें देखा जाए हम लोग क्या करते हैं, ये दिमाग में रखने जैसा है। अमोनियम सल्फेट है ये, और ये पोटेशियम साइनेट है KCNO, और ये NH4CNO अमोनियम साइनेट बनाएगा। और यही अमोनियम साइनेट रीअरेंजमेंट के थ्रू, मतलब अमोनियम साइनेट में ना तो कोई एटम्स ऐड होना है ना तो इसमें से कोई एटम लिबरेट होना है, बस केवल रीअरेंजमेंट इसका होगा और NH2CONH2 यूरिया का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो हमारे कहने का सिंपल मतलब यहाँ पर ये है कि जो अमोनियम सल्फेट है पोटेशियम साइनेट के साथ देखा जाए पहले अमोनियम साइनेट बनाएगा और अमोनियम साइनेट रीअरेंजमेंट प्रोसेस के थ्रू, अभी आगे जैसे हम लोगों ने रिएक्शंस पढ़े हैं एडिशन रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, वैसे ही एक रिएक्शंस रीअरेंजमेंट भी है। ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड में इसकी नीड कभी कभी हमें पड़ती है। तो इसमें रीअरेंजमेंट में आपके नाम से इसके नाम से क्लियर हो रहा है कि हम यहाँ पर एक एलिमेंट कह सकते हैं एटम अपनी पोजीशन चेंज करके रीअरेंज हो करके नया प्रोडक्ट बना देगा। तो यूरिया का फॉर्मेशन ऐसे ही हुआ है। अमोनियम साइनेट को अगर अकेले हीट किया जाए तो इतना फास्ट चेंज होगा कि एक्सप्लोजन हो जाएगा। इसीलिए अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट को मिला के अमोनियम साइनेट हम बनाते रहते हैं और ये धीरे धीरे रीअरेंजमेंट के थ्रू यूरिया में कन्वर्ट होता रहता है। तो ये तो सिंपल सा एक वाइटल फोर्स थ्योरी रही। सबसे पहले यही यूरिया एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि ऑर्गेनिक नेचर का है, लैब में बनाया गया, मीन्स इनऑर्गेनिक सोर्स से बनाया गया है। और आज के टाइम में तो काफ़ी ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जिनको कि हम लैब में मतलब बना रहे हैं, इनऑर्गेनिक सोर्स से उनको हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आज के टाइम में वाइटल फोर्स थ्योरी का कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं रहा, लेकिन एक थियरी स्टार्टिंग में दी गई थी जो हम लोगों ने अभी डिस्कस की। अब इसके आगे देखा जाए टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, आपको पहले से ही पता है कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, 2,4 कॉन्फ़िगरेशन है, सेल वाइज 2,4 है और सब सेल वाइज 1s2 2s2 2p2। ग्राउंड स्टेट में ये सिचुएशन आएगी, 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन आपको पता है कि 2s और 2p के बीच में एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा नहीं है, कम है, इसलिए 2s का इलेक्ट्रॉन 2p में प्रमोट कर जाएगा। तो एक्साइटेड स्टेट में देखा जाए 2s1 और 2p3, इस तरह से इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे और यही 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये कह सकते हो कि बॉन्डिंग में यूज़ करके अपनी टेट्रावैलेंसी का फॉर्मेशन करता है। और हमेशा टेट्रावैलेंसी कार्बन 4 वैलेंसी शो करेगा और कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू ही 4 वैलेंसी कंप्लीट होंगी। ये अपने को ध्यान में रखने की ज़रूरत है, जो कि अपने को पहले से पता है। अब हम इसके थोड़ा आगे चलना चाहूँगा मैं। इसके आगे देखा जाए हमारे सामने क्या कंसेप्ट है। अ कार्बन एटम्स फॉर्म 4 कोवैलेंट बॉन्ड इन इट्स कंपाउंड्स। दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन एटम बाय वर्च्यू ऑफ विच इट फॉर्म्स 4 कोवैलेंट बॉन्ड इज जनरली रिफर्ड टू एज टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। ये तो सबको पता है, कार्बन हमेशा 4 वैलेंसी शो करेगा। इसके आगे देखा जाए कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कैटिनेशन है, सबको पता है कार्बन के पास ये चेन बनाने की टेंडेंसी है। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है, द प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मिंग बॉन्ड्स विथ एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट इज कॉल्ड कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब यह है कि कोई भी एटम, कोई भी एलिमेंट अपने सेम एटम के साथ मिल करके अगर बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है तो उसको लिए हम कैटिनेशन, चेन फॉर्मेशन, सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी, ऐसे नामों से हम ध्यान में रखते हैं इसको। कार्बन शोज मैक्सिमम कैटिनेशन इन इट्स ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। यूँ कहा जाए पूरे पीरियोडिक टेबल में अपने ग्रुप में तो मैक्सिमम है, साथ में पूरे पीरियोडिक टेबल में कार्बन की मैक्सिमम कैटिनेशन टेंडेंसी है। कार्बन में कई मॉलिक्यूल कह सकते हो कि लाखों तक के मॉलिक्यूल कार्बन कार्बन से जुड़ करके चेन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। और इसके लिए
रिस्पॉन्सिबल कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड है, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बनता है काफ़ी स्टेबल बॉन्ड बनता है और स्ट्रॉन्ग बनता है, आसानी से ब्रेक नहीं होता। इसलिए कैटिनेशन की इतना बड़ा नेचर कार्बन के अंदर अवेलेबल है। इसके साथ साथ देखा जाए कार्बन एटम्स शो sp, sp2 एंड sp3 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, जो कि आपको केमिकल बॉन्डिंग में ये हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, sp, sp2, sp3 क्या है, कैसे बनते हैं, ये सब डिस्कस है। एंड फॉर्म सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, ये भी देखा जाए केमिकल बॉन्डिंग टॉपिक में डिस्कस है। यहाँ पर हम थोड़ा सा प्रैक्टिस इस बात का करेंगे कि कुछ कंपाउंड में ये हाइब्रिडाइजेशन की, कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन की बात करूँगा और सिग्मा और पाई बॉन्ड के कैलकुलेशन की बात करूँगा। जैसे देख लीजिए कि कार्बन अगर कहीं पर इस कंडीशन में है कि इसकी जो 4 की 4 वैलेंसी हैं सब सिंगल बॉन्ड से पूरी हैं, तो ऐसे केस में कार्बन का जो हाइब्रिड स्टेट आएगा ये हमेशा sp3 आएगा। आप लोग हमेशा इसका ध्यान रखना, कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड से कम्प्लीटली बना हुआ है तो हाइब्रिड स्टेट इसका हमेशा sp3 आना है। इसी तरह से कार्बन अगर डबल वैलेंसी ऐसे शो कर रहा है और सिंगल वैलेंसी दिखा रहा है, तो ऐसे केस में कार्बन का जो हाइब्रिड स्टेट आएगा ये sp2 आएगा, इसका हमेशा ध्यान रखना। बॉन्ड जो बनते हैं सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होते हैं, तो ये जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो कार्बन के चारों बॉन्ड बनेंगे ये सिग्मा बनेंगे, और sp2 में ये जो सिंगल बॉन्ड है सिग्मा होगा, ये भी सिंगल सिग्मा होगा, जहाँ डबल बॉन्ड बना है उसमें एक सिग्मा होगा और एक पाई बॉन्ड होगा, जो कि आपको पहले से पता होगा। ऐसे ही कार्बन अगर इस केस में देखा जाए, अगर कार्बन ऐसे दोनों साइड में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, या कार्बन अगर एक साइड में ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है और एक साइड में सिंगल बना रहा है, तो दोनों केस में कार्बन का जो हाइब्रिड स्टेट आएगा ये sp आएगा। ये ध्यान रखने की ज़रूरत है अपने को। यहाँ पर भी देखो सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, दोनों साइड में डबल बॉन्ड अगर है कार्बन के तो ये सिचुएशन हमें ध्यान में रखनी है। और इस केस में ये सिंगल बॉन्ड सिग्मा है, जहाँ ट्रिपल बॉन्ड है उसमें बीच वाला बॉन्ड देखो सिग्मा है, ऊपर वाला नीचे वाला ये दोनों पाई हैं। ये अपने को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो अगर हम कह सकते हो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर के बेसिस पर ये बता सकते हैं कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड हैं और कार्बन का हाइब्रिड स्टेट क्या है, ये हम लोग सिंपली बता सकते हैं। जैसे देखिए अगर मान लो कि एक कंपाउंड हमने आपके सामने ऐसे बना दिया, ध्यान देना, ये हमने कंपाउंड बना दिया सपोज करो, यहाँ पर और यहाँ पर मैंने ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया और यहाँ मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया, फिर इनको हाइड्रोजन मैंने प्रोवाइड कर दिया। सबको पता है कार्बन की 4 वैलेंसी है, जितनी वैलेंसी कंप्लीट है और जो इनकम्प्लीट है वो हाइड्रोजन से पूरी कर दो। तो इसमें देखो कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट हो गई, यहाँ कार्बन की 4 वैलेंसी, यहाँ पर 4 वैलेंसी, यहाँ पर कार्बन के देखा जाए 1 2 3, एक हाइड्रोजन लगा दो और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगा दो। ये हम लोगों के पास देखो सिचुएशन है। अब यहाँ पर कार्बन, ये जो कार्बन है इस कार्बन की चूँकि चारों वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से पूरी है तो इसका हाइब्रिड स्टेट आपके सामने sp3 आएगा। ये ध्यान रखना आप लोग। इस कार्बन को अगर हम लोग चेक करें तो ये देखो इस वाले से मैच कर रहा है। इस कार्बन का जो हाइब्रिड स्टेट होगा ये sp होगा, इस कार्बन का हाइब्रिड स्टेट sp होगा, इस कार्बन का जो हाइब्रिड स्टेट है इससे मैच करेगा, इस वाले पार्ट से मैच कर रहा है, इसका हाइब्रिड स्टेट sp2 होगा और इसका हाइब्रिड स्टेट भी देखा जाए sp2 होगा। ये अपने को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अगर इसी कंपाउंड को हम थोड़ा सा एक्सपांड कर दें, जैसे कार्बन है, सिग्मा पाई बॉन्ड का अगर कैलकुलेशन करना हो तो ये जो CH3 है इसको देखो मैं ऐसे बना सकता हूँ, इसके साथ देखा जाए C, ट्रिपल बॉन्ड C ये लगा दिया, फिर सिंगल बॉन्ड C के साथ H, फिर मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया, फिर C और इसके साथ 2 हाइड्रोजन। ये देखा जाए इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर ये सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, चारों के चारों सिग्मा है। इस वाले केस में ये बीच वाला तो सिग्मा है, ऊपर वाला नीचे वाला पाई बॉन्ड है। ये देखो सिंगल है सिग्मा है, यहाँ पर एक सिग्मा है एक पाई है, ये सिग्मा बॉन्ड है ये सिग्मा बॉन्ड है। अब आप पूरा काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर 9 सिग्मा बॉन्ड है। पाई बॉन्ड का कैलकुलेट कर लो, 1 2 इधर 3 और 3 पाई बॉन्ड है।
ये अपने को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। ऐसे कोई भी मॉलिक्यूल अगर अपने को दिया जाए, चाहे वह साइक्लिक हो चाहे नॉर्मल हो, जैसा भी हो, उसको बड़े आसानी से आप इसी तरह से बना सकते हो। इसमें कह सकते हो कि आसानी से कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ये काउंट कर सकते हैं, क्योंकि ये कभी कभार इस पर क्वेश्चंस बनते हैं। इसलिए आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से कुछ और प्रैक्टिस आप लोग करना। कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप इसको शेयर करना, मैं डिस्कस करूँगा। ऐसे ही अब हम स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की तरफ बढ़ना चाहेंगे। ये भी अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बड़ा सिंपल सा पार्ट है। ऐसे स्ट्रक्चर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे देखा जाए, एक स्ट्रक्चर हमारे सामने है, ये प्रोपेन का स्ट्रक्चर मैंने बनाया है। कार्बन और हाइड्रोजन सबको मैंने पूरी तरह से फुल बॉन्ड के साथ दिखा रखा है। तो ऐसे पूरे अगर बॉन्ड और हाइड्रोजन कार्बन सबका बॉन्ड 1 बाय 1 दिखा दिया जाए तो इसको हम इस तरह से अगर कोई फार्मूला रिप्रेजेंट किया जाएगा तो इसको स्ट्रक्चरल फार्मूला का नाम देते हैं। ध्यान रखना आप लोग। अब इसमें जो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, इस बॉन्ड को हम ऐसे कंडेंस कर दें, CH3 CH2 CH3, या ऐसा कर दें कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड को भी शो ना करें, CH3 CH2 CH3 ऐसे मेंशन कर दें। तो ये जो सामने सिचुएशन है ये कंडेंस्ड फार्मूला है और ज़्यादातर हम लोग इसी को यूज़ करते हैं। कहने का मतलब मेरा ये है कि हम इस स्टेप को, इस प्रोसेस को, इस वाले कह सकते हो कि कंपाउंड फॉर्मेशन वाले कह सकते हो फार्मूला को, कंडेंस फार्मूला को बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर केस में। इसके साथ साथ देखें तो एक स्ट्रक्चर और है, जैसे इसमें कार्बन या हाइड्रोजन किसी को हम शो नहीं करेंगे, ऐसे लाइन स्ट्रक्चर ड्रा कर देंगे। तो इसमें ये जो पॉइंट है कार्बन को शो कर रहा है, ये पॉइंट कार्बन को शो कर रहा है, ये पॉइंट कार्बन को शो कर रहा है। बीच में देखा जाए सिंगल बॉन्ड है, दोनों कार्बन यहाँ पर कार्बन कार्बन और यहाँ पर भी कार्बन कार्बन बीच में। बाकी जितनी वैलेंसी और इसकी इनकम्प्लीट होंगी वो हाइड्रोजन पूरी करेगा। तो इस तरह से हम लाइन रिप्रेजेंटेशन हम इसको नाम देते हैं, लाइन स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। ऐसे केस में आपको थोड़ा सा कुछ पता भी होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी जगहों पर आज के टाइम में ऐसे रिप्रेजेंट होकर के हमें मॉलिक्यूल मिल रहे हैं। तो आप लोग इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। और जैसे देखा जाए, थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। मान लो कि ये स्ट्रक्चर हम एक आपके सामने रख देते हैं, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर मैंने देखो डबल बॉन्ड लगा, ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया और यहाँ पर हमने डबल बॉन्ड लगा दिया। बाकी मैंने देखो हाइड्रोजन लगा दिए, CH3, ये तो कंप्लीट है अपने आप में। यहाँ पर देखा जाए ये CH2, यहाँ पर CH और ये CH2। ये सपोज करो हमारे सामने जो स्ट्रक्चर है ये कंडेंस फार्मूला हमारे सामने अवेलेबल है और इसको मैं लाइन में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। तो आप ध्यान रखना, ऐसे हम लोग शो करते हैं, ऐसे ये एक कार्बन शो हो रहा है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवा और ये छठा। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन मैंने शो कर दिए। अब कार्बन 1 और कार्बन 2 के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड रहने दो। कार्बन 2 कार्बन 3 के बीच में देखो ट्रिपल बॉन्ड है, तो 2 और 3 के बीच में ऐसे आप 2 लाइनें और बनाओ, ये ट्रिपल बॉन्ड सिचुएशन ऐसे शो करिए। कार्बन 3 और 4 के बीच में सिंगल है, तो 3 और 4 के बीच में सिंगल, 4 और 5 के बीच में सिंगल, 4 और 5 के बीच में सिंगल, और लास्ट में यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर देखा जाए, और 5 और 6 के बीच में देखो डबल बॉन्ड है। तो 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6 के बीच में ऐसे एक लाइन आपने और बना दिया। तो ये जो हमारे सामने स्ट्रक्चर था कंडेंस वाला, इसका देखा जाए लाइन स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ कर लिए। या अगर कभी लाइन स्ट्रक्चर को ओपन करना हो तो ऐसे कार्बन कार्बन बना करके बॉन्ड शो करके बाकी हाइड्रोजन पूरा कर दो। तो इससे अपना कह सकते हो कि कंडेंस फार्मूला लाइन फार्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा, या लाइन रिप्रेजेंटेशन कंडेंस रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आप लोग ध्यान रखना। ऐसे ही अगर हम कोई ग्रुप रिप्रेजेंट करना चाहेंगे, जैसे मान लो कि ये स्ट्रक्चर अगर लेके चलें, यहाँ मान लो हमने COOH कर दिया और यहाँ पर सपोज करो मैंने CH2 CH3 साइड चेन लगा दिया,
और एक सपोज करो यहाँ पर मैंने CH3 साइड चेन लगा दिया, बाकी हाइड्रोजन पूरा कर दिया, CH2 CH CH, ये हमारे सामने स्ट्रक्चर है और इसका हमें लाइन स्ट्रक्चर ड्रा करना है। तो वही सिंपल तरीका 1 2 3 4 5, तो हम 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 और यहाँ पर देखो ये 5। तो ये जो कार्बन है ये 5 नंबर वाला कार्बन है, इसमें COOH ग्रुप लगा हुआ है। तो ये आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, या तो यहाँ पर हम COOH ऐसे लिख दें या इसी तरह से देखा जाए डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन को जोड़ दें और सिंगल बॉन्ड से OH को जोड़ दें, ऐसे ये रिप्रेजेंटेशन हम इसमें दिखा सकते हैं। साथ में कार्बन 1 कार्बन 2 के बीच में सिंगल बॉन्ड है, देखो वहाँ मेंशन है। 2 और 3 के बीच में सिंगल बॉन्ड है, 2 और 3 के बीच में सिंगल बॉन्ड है। कार्बन नंबर 3 पर देखो ये साइड चेन लगा हुआ है, तो कार्बन नंबर 3 पर देखो ऐसे एक लाइन आपने बनाई और इसको थोड़ा सा यूँ आपने टर्न कर दी। ये टर्न चाहे इधर करो चाहे इधर करो, कहीं की तरफ कर सकते हो। तो ये कार्बन शो हो रहा है और ये भी एक कार्बन शो हो रहा है। तो ये कार्बन देखा जाए इस पोजीशन को और ये वाला कार्बन इस वाला, बीच में सिंगल बॉन्ड है तो आपने सिंगल बॉन्ड रहने दिया। फिर कार्बन 4 पर देखा जाए ये एक साइड चेन है, तो कार्बन 4 पर आपने केवल ऐसे एक लाइन बना दी, तो ये कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस कंपाउंड का ये स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन है, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन है। तो इस तरह से आप बड़े आसानी से कुछ कॉमन चीज़ों का यूज़ करके, कुछ बेसिक चीज़ों का हम यूज़ करके अपनी बात कंप्लीट कर सकते हैं। तो हमें लगता है कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी, बाकी आप लोग और प्रैक्टिस करना। अब इसके आगे हम थोड़ा सा इसके अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। इसके आगे देखा जाए हमारे पास 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का एक सिंपल सा केस है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। वैग एंड डैश रिप्रेजेंटेशन हम लोग इसको नाम देते हैं। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन की जो 4 वैलेंसी हैं, आपको पता है अगर वो सिंगल बॉन्डेड हैं तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल ऑर्डर में अरेंज होती हैं और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर डेवलप कर देती हैं देखा जाए। तो अब ऐसे केस में जैसे ये कार्बन है, इसकी 4 वैलेंसी देखा जाए ABCD ऐसे कंप्लीट है। तो ये जो हम लोग ऐसे एक सिंगल लाइन दिखाते हैं पतली सी, बॉन्ड्स इन द प्लेन ऑफ पेपर, जो बोर्ड पर, पेपर पर, बुक के पेपर पर या कॉपी पर जो हम लोग बनाते हैं, तो इस बॉन्ड ऐसे 2 रिप्रेजेंट करते हैं। ये पेपर यानी प्लेन पर रिप्रेजेंट करते हैं, बॉन्ड्स इन द प्लेन ऑफ पेपर, जो कि प्लेन पेपर पर बना हुआ है। ये वाला बॉन्ड देखा जाए ये थोड़ा सा ऐसे ऊपर की तरफ उठा हुआ है, ये बॉन्ड्स टूवर्ड्स ऑब्जर्वर, जिसको हम लोग देखा जाए सॉलिड वैग से दिखा रहे हैं। यहाँ पर सॉलिड वैग हम लोग ने बना रखा, देखो पूरा का पूरा बॉन्ड हमने यहाँ से देखो धीरे धीरे मोटा होता चला गया और ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर देखा जाए टूवर्ड्स ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर जिस डायरेक्शन से इसको ऑब्जर्व कर रहा है उस बॉन्ड को दिखा रहे हैं। ये जो है बॉन्ड्स अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, जो पीछे बैक साइड में है, तो इसके लिए देखा जाए हम लोग डैश वैग रिप्रेजेंट करते हैं, देखा जाए डैश 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 इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये पूरा एक सिंपल सा 3D रिप्रेजेंटेशन है किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का, वैग एंड डैश रिप्रेजेंटेशन। कहने का मतलब ये है जो अब मैं समझाना चाह रहा हूँ। कभी कभी दिखा जाए जो डैश वाला फॉर्मेट है ये ऐसा भी दिखाया जा सकता है, देखो मैंने मोटे से पतले की तरफ किया है, आपके ऑर्गेनिक इसमें NCERT में ऐसे ही है। कभी कभी अपने रिफ्रेशर ऑनवर्ड्स में इसको इन्होंने देखा जाए ऐसे ही रिप्रेजेंट कर रखा है, पतले से मोटे की तरफ इन्होंने ऐसे ऑर्डर डैश को बना रखा है। तो अगर ऐसा कुछ करें कहीं पर तो भी वो राइट है, गलत नहीं है। आप दोनों सिचुएशन को फॉलो कर सकते हो, लेकिन आप NCERT को फॉलो करो तो ये तरीका आपको दिखाने की ज़रूरत है। तो कभी भी किसी भी मॉलिक्यूल को अगर 3D रिप्रेजेंट करना है, जैसे देखो ये CH4 को मैं 3 डायमेंशनली रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो आपके सामने देखा जाएगी इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को, इसको जो कि पेपर के प्लेन पर अवेलेबल है, तो ये देखा जाए मैंने सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया। ये टूवर्ड्स ऑब्जर्वर है, जिसको देखा जाए सॉलिड वैग से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। और ये देखा जाए टूवर्ड्स यानी अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है, बैक साइड में है, पीछे साइड में है, इसको देखा जाए डैश के साथ वैग से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। तो ऐसे स्ट्रक्चर कहीं अगर आपको मिले, मतलब ये मॉलिक्यूल का 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन का एक सिंपल सा फॉर्मेट आपके सामने है, ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब थोड़ा सा हम इसके आगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की तरफ बढ़ें। स्पेशली देखो बहुत छोटा सा टॉपिक ये भी है, ये भी कंप्लीट कर लिया जाए।
ऑर्गेनिक कंपाउंड सबसे पहले देखा जाए एसाइक्लिक और ओपन चेन। जैसा कि आप लोग 10th क्लास में IUPAC और ये सब जो आपने तमाम पढ़े हैं, मैक्सिमम कंपाउंड आपने यही वाले पढ़े हैं कि एसाइक्लिक जिसमें कोई रिंग नहीं रहेगी, कार्बन कार्बन के साथ जुड़ करके एक ओपन फॉर्मेट में जुड़ेगा। ब्रांच बन सकती है, ब्रांच कई बन सकती हैं, लेकिन कार्बन कार्बन के साथ पूरी रिंग सिचुएशन नहीं बनेगी। और ऐसे साइक्लिक और क्लोज चेन कंपाउंड जिसमें पूरी रिंग बन जाएगी, कार्बन के साथ मिलकर के रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। वो रिंग चाहे 3 कार्बन वाला बनाए, चाहे 4 बनाए, 5 बनाए, 6 बनाए, ऐसे कंडीशन आ सकती है। अब इसके आगे देखा जाए, अब ये तो हमारे सामने ओपन चेन का फॉर्मेट यहीं पर कंप्लीट हुआ। रिंग या साइक्लिक स्ट्रक्चर को देखा जाए, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक। मतलब इसमें रिंग तो बनेगी, लेकिन पूरा का पूरा रिंग फॉर्मेशन कार्बन के थ्रू होगा, इसीलिए होमोसाइक्लिक एक ही एटम से पूरी रिंग का फॉर्मेशन हुआ है, या इसी को हम कार्बोसाइक्लिक का नाम देते हैं। ये कार्बन के थ्रू रिंग बनी हुई है। और एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, इसमें रिंग तो बनेगी, लेकिन कार्बन के साथ दूसरे हेट्रो एटम्स भी आ जाएंगे, जैसे सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब आ जाएंगे। जैसे देखिए सामने एक स्ट्रक्चर तुम्हारे है टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। ये स्ट्रक्चर जो है टेट्राहाइड्रोफ्यूरान का है। ये पॉइंट जो है कार्बन के हैं, यहाँ देखो ऑक्सीजन आ गया, यहाँ पर पिपेरिडाइन, यहाँ पर देखा जाए कार्बन के पॉइंट्स हैं सब, और यहाँ देखो नाइट्रोजन आ गया। बाकी वैलेंसी को पूरा करने का काम हाइड्रोजन करेगा। तो ये हेट्रोसाइक्लिक में आएगा। अब होमोसाइक्लिक में या कार्बोसाइक्लिक में देखो एलिसाइक्लिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड, ये डिस्कशन होगा। अब आप इसको देखना, एलिसाइक्लिक में देखो ये रिंग बनेगी ऐसे, 4 कार्बन की रिंग है, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन, यहाँ पर देखा जाए साइक्लोहेक्सेनॉल, ऐसे देखा जाए पूरी पूरी रिंग बनी हुई है, लेकिन इसमें कोई भी कह सकते स्पेशल अरेंजमेंट नहीं है। तो ये एलिसाइक्लिक का केस बनेगा। मतलब इनका बिहेवियर है तो रिंग फॉर्मेट में, लेकिन इनका बिहेवियर ज़्यादातर ये ओपन चेन जैसे मॉलिक्यूल की तरह से रहेगा। इसी तरह से एरोमेटिक कंपाउंड, अब एरोमेटिक कंपाउंड की एक स्पेशल कह सकते हो कि कैरेक्टर्स होगी, रिंग रहेगी, स्पेशल ऑर्डर इसमें रहेगा। तो एरोमेटिक कंपाउंड आगे चल करके देखा जाए बेंजीनोइड, जो बेंजीन या बेंजीन डेरिवेटिव्स हैं, नॉन बेंजीनोइड जो बेंजीन से नहीं बने हैं लेकिन एरोमेटिक ज़रूर हैं, और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में भी कुछ कंपाउंड एरोमेटिक नेचर के होंगे, जहाँ पर पूरी रिंग हेट्रोएटम के थ्रू भी बनेगी। तो अब इसमें देखा जाए बेंजीनोइड में हम लोगों ने क्या लिया है, बेंजीन, फिनॉल, ऐसे जो स्ट्रक्चर हैं जो बेंजीन और या बेंजीन से डराइव हुए हैं। इसमें अल्टरनेट ऑर्डर में डबल सिंगल बॉन्ड रहेगा। यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये पूरा ऑर्डर आएगा। यहाँ पर भी वही कंडीशन है कि इसी का डेरिवेटिव है फिनॉल है, ये फिनॉल का स्ट्रक्चर है। ये सब बेंजीनोइड कैटेगरी में आएंगे। ऐसे नॉन बेंजीनोइड में देखा जाए, यहाँ पर ट्रोपोलोन, ये स्ट्रक्चर जो तुम्हारे सामने है, ये पूरी तरह से एक आगे ऑर्गेनिक, उसमें हम लोग हाइड्रोकार्बन में एक रूल पढ़ेंगे, हेकेल्स रूल, कि कोई कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है, उस रूल के बेसिस पर क्लियर होगा। तो वहाँ पर उस रूल के बेसिस पर ये एरोमेटिक तो है, लेकिन बेंजीन से डेराइव नहीं है। तो ये नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड है। ट्रोपोलोन, यहाँ पर एजुलिन, ये सब नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हैं। और ये देखा जाए है तो कंपाउंड हेट्रोसाइक्लिक, पूरी रिंग भी बनी हुई है कार्बन के थ्रू, और बीच में हेट्रोएटम भी आ गए हैं, जैसे नाइट्रोजन आ गया पायरॉल में, सल्फ़र आ गया थायोफीन में, नाइट्रोजन आ गया यहाँ पर पेरिडीन में। ये सब देखा जाए हैं तो एरोमेटिक कह सकते हो कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हैं, लेकिन ये हेकेल्स रूल को फॉलो करेंगे, मीन्स 4n+2 को फॉलो करेंगे। अब आज के वीडियो में मैं केवल इतना सा डिस्कस कर रहा हूँ। आप लोग वीडियो को अच्छे तरह से देखना, समझना, और फिर कोई डाउट्स आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में आप जाके अपने डाउट को आप वहाँ पर कमेंट करना। थैंक यू।